साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करते हैं। ये 15 मिनट शो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 15 मिनट शो में फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर और साथ साथ पूरे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उसमें से सवाल चुनकर लाया जाता है। सवाल बहुत बेहतरीन होता है, विगत सेशन में आपने देखा होगा। तो अगर आप सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताने की कोशिश करिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक क्या है। साथ ही दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या दाब का मात्रक जो है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, केजी प्रति सेंटीमीटर माइनस में 2 होगा, केजी एमएम हो जाएगा, या केजी मीटर के पावर -1 सेकंड के पावर -2 होगा। मेरे प्यारे साथी, मैं बार बार कहते रहा हूं कि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल याद नहीं करना है, क्योंकि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल प्रचलित है, लेकिन उसका जो सूत्र से आता है वो आपको याद रखना है कि सूत्र से उसका मात्रक क्या आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन नहीं लिखना है। यदि फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में सेकेंड स्क्वायर जो ऊपर है आप इसको नीचे लिख सकते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर साथ ही -2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पास्कल भी होता है, उसको भी याद रखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि अभी के एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है, मैं कई बार अलग अलग सेशन के माध्यम से बता चुका हूं कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष से एक तरीका से और प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपको यहां पे ऑप्शन दिया गया है। क्या वह वर्ष में जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या वह वर्ष है जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की गई है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। साथ ही जरा बताना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? जो कच्चे तेल हमारे देश में आते हैं दूसरे देश से, आप कहेंगे किससे मापा जाता है? जिस तरीके से आप साथी पड़ोसी से तेल लेने जाते हैं तो गिलास से माप के दे देता है, चीनी लेने जाते हैं कटोरा से माप के दे देता है, आटा लेने जाते हैं तो बड़का गमला से नाप के दे देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर साथी किसी देश से हम तेल लाना चाहते हैं अपने देश में, कच्चा तेल जिसे आप पेट्रोलियम कहते हैं, तो उसको मापने के लिए एक साथी ड्रम बना रखा है। ये नीला ड्रम की बात नहीं है साथी, एक ड्रम है। उस ड्रम में करीब करीब साथी 159 लीटर अड़ता है तेल, उसी को हम बैरल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं। तो ये जो आपको बैरल है साथी 159 लीटर वाला बराबर है, याद रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो रहा है। साथ ही साथ सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, मैं बात करता हूं मेगावाट बिजली के नापने की इकाई होता है जो उत्पादित होती है, जो बिजली साथी उत्पादित होती है उसे मेगावाट में मापा जाता है। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप सबको कमेंट करके बताना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर या फिर चंद्रमा से वस्तु को पृथ्वी पर लाते हैं तो उस सिचुएशन में भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो आप बोलेंगे भार घट जाता है लेकिन मात्रा साथी बढ़ जाती है। नहीं, मात्रा मतलब द्रव्यमान, मात्रा मतलब साथी द्रव्यमान, याद रखना। मात्रा घट जाती नहीं, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बोलेंगे मात्रा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन साथी भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार साथी क्या होगा? नहीं, भार अपरिवर्तित नहीं रहेगा, गलत है। यदि भार उसका बढ़ जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहता है। मात्रा कहने का मतलब ये द्रव्यमान से संबंधित है। द्रव्यमान को ही साथी क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ऊंचाई इमारत से गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका साथी वेग क्या होगा? आप देखोगे एक ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे वेग पूछा जा रहा है कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन दे रखा है साथ कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जब ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। v बराबर u प्लस gt लगा दीजिए या फिर at लगा सकते हैं। तो आपका u आपका 0 है, g का वैल्यू 9.8 है, t का वैल्यू आपका 3 है। t का वैल्यू साथ कितना है? 3 सेकंड है, देख सकते हैं 3 सेकंड है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 3 के 24, 2 29 27 29 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड होगा। आप लोग सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी में लोलक घड़ी के तुलना में साथी पुर्जा क्या होते हैं? जो आपका एक लोलक घड़ी होता है जिससे आप समय की सटीकता के मालूम करते हैं, ठीक उसी तरह से साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी होता है, उससे भी समय का सटीकता के मालूम किया जाता है। लेकिन दोनों में अंदर क्या है? ताकि दोनों में अंदर की बात करें साथी, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी होता है इसमें क्रिस्टलीय दोलित्र होगा। तो साथी क्रिस्टलीय दोलित्र होता है, क्रिस्टलीय दोलित्र के कारण ये अलग होता है। इस बात को ध्यान रखना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। लोलक की काल अवधि किसे मापा जाता है? साथ ही अगर लोलक की बात करें तो टाइम पीरियड मापने के लिए एक फार्मूला होता है 2π√L/g, यानी कह सकते हैं लोलक के जो टाइम पीरियड है लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की कोई चर्चा नहीं है।
नेक्स्ट, कपड़ा धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? साथ ही अगर कपड़ा धोने वाली मशीन की बात करते हैं तो ये आपका अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर गति करते हैं तो केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, केंद्र के बाहरी ओर लगने वाला बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल पर ही वॉशिंग मशीन काम करता है। दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन है वो भी आपको अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जा रहा है तो सर्वप्रथम कौन टुकड़ा गिरेगा? साथ ही यहाँ पे समान आकार है, समान द्रव्यमान है और पृथ्वी पर गिराया जा रहा है तो आप सभी जानेंगे कि जी का वैल्यू सब पर एक समान लगेगा। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेंगे? तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे। डी इसका सही जवाब होगा। साथ ही 10 में से कितना सही हुआ कमेंट करो फटाफट साथियों। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे प्रश्न चाहते हैं तो आगे मैं बढ़ने से पहले बता दूं साथियों एक जरूरी सूचना कि अगर आप 72 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर अकेडमी पर साथी जुड़ सकते हैं, जहां पर बेहतरीन तरीका से एनसीईआरटी के साथ शानदार शिक्षकों के द्वारा साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। मात्र 999 में कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप बेहतरीन तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफिसर एकेडमी का एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं साथी तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहां बनता है? अगर मैं दूरदृष्टि की बात करता हूं तो दूरदृष्टि दोष वैसे दोष को कहा जाता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन साथ की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देता है। सॉरी, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आपका जो नेत्रगोलक जितना बड़ा होता है उससे साथ ही क्या होता है छोटा हो जाता है। क्या छोटा हो जाता है? ये होने का कारण है जब छोटा होगा तो रेटिना पहले आ जाएगा और जो आपका इमेज है वो बाद में बनेगा, यानी कि रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। द्रव बिंदु की संकुचित होकर निम्नतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? साथी यही प्रवृत्ति होता है जिसके कारण जो वर्षा के बूंदे होते हैं गोल होते हैं, पारे के बूंदे भी गोल होते हैं। ये कारण साथी यही होता है कि कम से कम एरिया अधिकृत करने की क्षमता हो जाती है, उस क्षमता को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगर मैं पृष्ठ तनाव की बात करता हूं साथी तो गर्म पानी में अगर डिटर्जेंट डालते हैं अपने पानी को गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसका कारण क्या है? जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तैरती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी होता है या उत्प्लावक बल होता है। अगर साथ नीचे से लगने वाला उत्प्लावक बल ज्यादा हो, ऊपर से लगने वाला बल कम हो तो तैरते हुए नजर आते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर तैर रही है, इसका मतलब जो तैर रही है उसका घनत्व जिसमें तैर रही है उसके घनत्व की अपेक्षा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो अगर साथी मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैर रही है, इसका मतलब मिट्टी का तेल तैर रही है तो मिट्टी का तेल घनत्व कम होगा। किस पे तैर रही है? तो पानी के ऊपर तैर रही है तो पानी का घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि पानी के द्वारा लगाया गया उत्प्लावक बल ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। नहीं साथी, जब अधिक होगा तो तेल डूब जाएगा। साथी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, बिल्कुल सही जवाब है। साथी पानी के घनत्व से कम है इसलिए ऐसा क्या हो रहा है, इसलिए ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथी अगर दोनों का घनत्व बराबर हो जाएगा तो जो आपका तेल है सतह के अंदर आकर तैरता हुआ नजर आएंगे। क्या? सतह के अंदर आकर तैरते हुए नजर आएंगे। तो कह रहा है ऊपर तैरती हैं क्योंकि साथ ही उसका घनत्व क्या है? पानी के घनत्व से कम है, इसलिए तैर रही हैं। बी नंबर। वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती हैं। तो अगर वायु में चल रही जो ध्वनि तरंगे कैसे परिवहन करेंगे? जैसे साउंड की बात किया जाए तो साउंड आपका क्या होता है? वेव होता है, जिससे आप कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन साथ ही जब वायु में चल रही है तो कैसे चलेंगे? तो जब चलती हैं तो साथ ही तरंग के रूप में। कैसे रूप में? तरंग के रूप में। लेकिन साथ ही होता क्या है? तो आप कह सकते हो होता ऊर्जा है। साथ ही यहां पे सवाल थोड़ा घुमा दिया। साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन एयर ट्रांसपोर्ट, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती हैं ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का परिवहन करती हैं। सर ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे साथ ही बात क्या पूछ रहा है कि जो आपको साउंड है ऊर्जा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि जाती है, तरंग के रूप में जाती है, लेकिन किसका परिवहन करता है? तो ऊर्जा को ले जाता है। किसको ले जाता है? ऊर्जा को ले जाता है। आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा। सॉरी 100 डेसिबल, इतना शोर शराबा हो रहा है, 100 डेसिबल आपको निकल रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो करीबन मेरा जो बात करने की आपसे जो मेरा स्तर है वो 40-50 है, यानी कि सामान्य बात कर रहे हैं। जो आप घर में नॉर्मली अपने बड़े भैया से जैसे बात करते हो वैसे ही आप सबके बड़े भैया मैं आपसे एकदम सिंपल बात कर रहा हूं, यानी कि 50 से 60 मेरा डेसिबल होगा। ठीक उसी तरीके से अगर जनरेटर का चालू कर देंगे तो 70 डेसिबल हो जाएगा। अगर हम डीजे चालू कर देंगे 100 डेसिबल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, यानी साउंड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रबलता का मान बढ़ते जाता है। तो कह रहे 100 डेसिबल कहां होगा? सॉरी सुनाई भर देने वाली आवाज 30 से 40 होता है, समान वार्तालाप 40 से 50 होता है, शोर शराबा वाला 85 तक होता है, 80 तक होता है। लेकिन 100 की अगर बात किया जाए साथी क्या होगा? आपका यंत्र जो आपका कारखाने में निकलती है वो आपका 100 डेसिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर एक आलू को कागज को सफेद बिना छप्पी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाता है तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। इसका कारण साथी क्या है कि आलू मुख्य स्टार्च का बना होता है जबकि कागज मूलतः सेलुलोज का बना होता है। आलू सूक्ष्म तरंग निकलती है साथी, जबकि आपका कागज को सूक्ष्म तरंग नहीं निकलती है। आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। एक साथ आलू एक ताजा
कार्बनिक पदार्थ है, जबकि साथी कागज मृत कार्बनिक पदार्थ है। कागज साथी मृत कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ पे अगर साथी गर्म होने के बाद आप देखो गर्म क्या हो रहा है, ओवन में जैसे ही रखते हैं तो आलू गर्म हो जाता है, लेकिन साथी उसका जो प्लेट है, प्लेट नहीं, क्योंकि प्लेट वहां पे कुछ अलग काम करता है। क्या प्लेट कुछ अलग काम करता है? आप कह सकते हैं आलू में पानी होता है, जबकि साथी कागज में पानी नहीं होता है। पानी साथी पानी में धारा तो प्रवाहित होता नहीं, तो आप कह सकते हैं साथी इसका जो होगा मेन रीजन होगा कागज सूक्ष्म तरंगों का परिवर्तित कर देता है। ये आप कह सकते हैं साथी आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर साथी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितना है? मनुष्य कितना सह सकता है? तो याद रखना साथी 85 डेसिबल तक सह सकता है, उससे ज्यादा साथी ये सहन नहीं कर सकता है ना, उससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? मैं कई बार बता चुका हूं, 15 मिनट शो के अंतर्गत ही बताया हूं, तो जरा कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। साथी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है कि वहां पे दाब बढ़ जाते हैं, दाब बढ़ते क्वथनांक भी बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा, तो कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, साथी बिल्कुल गलत होगा। वाष्प उबलते हुए पानी को कम गर्म होती है, अधिक दाब के कारण साथी क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि सी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट साथी पिछले सेशन में मैंने बताया है, आप सबको कमेंट करना है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट एक यंत्र है जिसके माध्यम से साथी क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करके रखता है। ये रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के काम किया जाता है, नियंत्रण करने का काम करता है, यानी कह सकते हैं कि ताप को स्थिर बनाए रखने के काम करता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जब 9 डिग्री सेल्सियस से गिर के 3 डिग्री सेल्सियस होगा। साथ ही जब घनत्व पूछेगा तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, तो पहले घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, फिर घनत्व घटेगा। लेकिन जब आयतन पूछेगा तो घनत्व को उल्टा होता है, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आप कहेंगे साथी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले घटेगा, पहले घटेगा, पहले घटेगा भैया, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल के, है ना। तो उबलते हुए जल से भाप से क्यों जलता है? क्योंकि उसमें गुप्त उष्माकीमान ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं कि साथी शरीर में गुप्त उष्मा होती है, साथी भाप में गुप्त उष्मा होती है, इसलिए ये साथी क्या होता है, ज्यादा आपको जलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो कहने का मतलब साथी ये एवीएस की प्रश्न है। एल्बिडो कहने का मतलब है जो सूर्य की प्रकाश किसी परत से टकराकर वापस आती है तो परत कितना प्रकाश विकिरण को वापस कर पा रही है, कितना प्रवर्तित कर रही है, उसकी प्रवर्तन क्षमता क्या है, उसी प्रवर्तन क्षमता को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। यानी कि एल्बिडो जो है वापस की शक्ति है, कितना रिफ्लेक्ट कर देता है, कितना प्रवर्तित करता है, उस शक्ति को हम एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। इस प्रश्न का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होता है? ये बताने वाला प्रश्न है भैया, ये आप सब बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं लंबी तरंगदैर्घ्य यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, बैगनी का सबसे छोटा है, तो आप बोलोगे सर इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? बिखराव किसके कारण होता है? तो आप बोलेंगे सर धुलकन के कारण, धुलकन के कारण आपका बिखराव होता है, जिसे आप प्रकीर्णन भी कहते हैं, है ना। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? मेरे प्यारे साथी, जो इंद्रधनुष है इसमें 7 रंग विद्यमान रहते हैं, और 7 रंग में कौन कौन है? वैजानी हा पिनाला, वैजानी हा पिनाला इसी के रेशियो में होता है, वैजानी हा पिनाला इसी के क्रम में होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो कह सकते हैं कि नीला हरा बैगनी सत्य, नीला हरा बैगनी नहीं हो सकता, बैगनी नीला हरा हो सकता है, बैगनी नीला हरा हो सकता है, बैगनी हरा नीला, बैगनी हरा नीला नहीं हो सकता, बैगनी नीला हरा हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। नीला पीला हरा साथी, नीला पीला हरा हो सकता है, नहीं, नीला पीला हरा नहीं हो सकता है। नीला हरा नीला, नीला हरा नीला हो सकता है, नीला हरा पीला हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। यानी कि एक सीक्वेंस में दिया गया है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, तभी आपका इंद्रधनुष होगा साथी। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण होता है, ये पहले से आप जानते हो। नेक्स्ट, वातावरण में प्रकाश का विचलन निम्नलिखित की वजह से होता है साथी। विचलन में तो फैलाव की बात किया जा रहा है, डिफ्यूजन ये भी आपका धुलकन के कारण ही होता है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? साथ ही कौन सा ऐसा कलर है जिसको पौधे, पेड़ पौधे अपनी ओर ज्यादा अवशोषित करते हैं? तो आप कहेंगे सर वो जो अवशोषित करने वाला है वो आपका नीला और लाल है। नीला और लाल प्रकाश को क्या करता है कि जो आपका पेड़ पौधे वो ज्यादा आकर्षित करती हैं, अपनी ओर ज्यादा खींच पाती हैं, अवशोषण कर पाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर क्या होगा? अगर समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखेंगे तो एंगल बनेगा साथी 0 डिग्री। अगर समतल दर्पण में इमेज निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है 360 अपन में थीटा, और 360 अपन में थीटा, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। साथी काट देंगे क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। कोई किसी भी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, यानी कि 2 समतल दर्पण को अगर समानांतर रखते हैं तो उसमें इमेज की संख्या अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? साथी मनुष्य के अंदर जो सबसे अंतिम परत होता है उसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, और किसी वस्तु का जो इमेज बनता है वो
हमारी आंख के अंतिम परत पे ही बनता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं या दृश्य पटल कहा जाता है, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, बीपीएससी का प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो आपका इन्फिनिटिव होता है, जिसे आप अनंत कहते हो, ठीक है। फोकस दूरी भी अनंत होता है। ये साथ ही बीपीएससी एईडीओ के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल अकेडमी पर उपलब्ध है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल साथी ये रहा आपके स्क्रीन पर। डायनेमो क्या करता है मेरे प्यारे साथी? अगर मैं डायनेमो की बात करता हूं तो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आपका यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के काम करेगा। इसके जस्ट उल्टा जो काम करता है वो आपका विद्युत मोटर है। जस्ट उल्टा कौन काम करता है? विद्युत मोटर साथी जस्ट उल्टा काम करता है। एसी को डीसी में कौन बदलेगा? धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी और एक डीसी। एसी का साथी आवृत्ति 0 होता है, एसी का आवृत्ति 50 होता है, डीसी का 0 होता है। तो एसी से डीसी बदलने वाला आपका रेक्टिफायर हो जाएगा। 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अति चालक का लक्षण क्या है साथी? अति चालक में लक्षण पूछ रहा है, प्रगमता को हम रिलेट करते हैं प्रतिरोध से। किसे? प्रतिरोध से साथी। तो अति चालक जिसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो अति चालक में प्रतिरोध का मान शून्य होता है। साथ ही याद रखना अति चालक जिसमें बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती है। अगर मैं फ्यूज की बात करूं, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्यूज की बात कर ले, बल्ब की बात कर ले, आयरन की बात कर ले, सब जो काम करता है उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किसमें? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसका बना होता है? तो बोलेंगे सर अर्धचालक जो चिप बना होता है सिलिकॉन के बना होता है। परम तापमान पर अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? साथी आप जानते हैं कि अगर चालक होगा तो प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब तापमान बढ़ाएंगे, लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है, तो तापमान घटाने से क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। घटाते घटाते एकदम न्यूनतम कर देंगे तो बढ़ते बढ़ते आपका अधिकतम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो परम शून्य ताप जो सबसे न्यूनतम तापमान है, तो तापमान घटा रहे हैं तो क्या होगा साथी? प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन पर उसका जो चालकता होता है साथी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चिकित्सा स्थिति के निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है और एक चुंबक को बराबर लंबाई 2 टुकड़ा में काट दिया जाए तो क्या होगा साथी? एमआरआई का थोड़ी लैंग्वेज में दिया गया था, लेकिन यहाँ है कि एक चुंबक है उसको अगर बराबर लंबाई में काटेंगे तो क्या होगा? फिर से ध्रुव का निर्माण हो जाएगा और दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक के जैसा काम करेंगे। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है साथी? देखो एमआरआई में जो प्रयोग होता है आपका मैग्नेट का, और वहां पे एक रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक्स किरण और गामा किरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना उसमें गामा किरण का उपयोग होता है, नहीं एक्स किरण का। लेकिन इसके आधार पर अगर हम इस 4 ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो गामा किरण क्या होगा? सही होगा, क्योंकि गामा किरण का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया जाता और आपका जो एक्स किरण है सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो एक्स किरण और गामा किरण दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, या फिर कह सकते हैं कि मोर देन 1। यहाँ क्या होना चाहिए? मोर देन 1 होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना आपके एग्जाम में अगर मोर देन 1 होगा तो लगाइएगा, गामा किरण एक्स किरण दोनों नहीं। अगर ये 4 ऑप्शन होगा तो गामा किरण इसका सटीक आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अनिवार्य है? तो याद रखिएगा जर्कोनियम। साथ ही अगर रिएक्टर की बात करें तो उसमें यूरेनियम की जरूरी है, जर्कोनियम की जरूरत है, लिथियम का जरूरी है। लेकिन साथ ही याद रखना कि इसमें जो वोल्ट निकल टंगस्टन ना होगा तभी रिएक्शन होगा नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया है। साथ ही ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं हम मंदक के रूप में, ताकि न्यूट्रॉन का जो गति है उसको कम कर सके, है ना। डीटीओ जिसे हम भारी जल कहते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं हम मंदक के रूप में। याद रखना साथ ही मंदक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। सूर्य के ऊर्जा के उत्पादन किसके कारण होता है? तो सूर्य की उत्पादन जो होता है साथ ही उसकी रोशनी का, वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो आप बोलेंगे नाभिकीय संलयन के कारण साथ ही होता है। हाइड्रोजन बम भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। बिजली पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर में जो बिजली उत्पन्न करता है साथ, जो आपको बिजली उत्पन्न करता है उसके बारे में बोल रहा है कि जो कोसा बिजली उत्पन्न करेगा। तो अगर मैं साथ बात करूं नाभिकीय रिएक्टर में जो बिजली उत्पन्न करता है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोर जल का शोधक का उपयोग में किया जाता है, या फिर साथ ही इनके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने एवं पुनः उत्पन्न करने के लिए होता है। यदि रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, यदि जो आपको बिजली उत्पन्न होता है रिएक्टर में, उसमें आपको अगर बात किया जाए तो उसमें आपको साथ प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, ना। क्या इसका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऊंचाई से हम करके उसको पानी को गिराते हैं। तो अगर कहेंगे साथ संलयन की प्रक्रिया तो नहीं, सौर सेल की सहायता से, साथ ही सौर सेल की सहायता से नहीं किया जाता। कई जगह पर सौर सेल की सहायता से हम बिजली को उत्पादन कर सकते हैं, ना। तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पादन करने के द्वारा साथ ही ये कह सकते हैं, या फिर कठोर जल का शोधक के रूप में साथ ही कह सकते हैं कि जो जल है, जल को हम शोधक करके हम प्यूरिफाई करके साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये साथ ही कह सकते हैं सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि जो कोयला है, कोयला को जलाने के बाद साथ ही उसके बाद जो प्रक्रिया हो तो उसके कारण। बाकी साथ ही आप इस प्रश्न को देख लेना, थोड़ा सा प्रश्न में उटपट्टा मुझे लग रहा है कि कुछ दे रखा है, लेकिन साथ ही इसका अनुसार ये होगा, या फिर साथ ही आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉन नहीं साथ ही प्रोटॉन होगा,
प्रोटॉनों की संख्या समान हो साथ ही न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो। जब प्रोटॉन की संख्या समान हो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या तीनों एक समान होता है, तो आप लोग सारी समस्थानिक हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में आप देखोगे साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिसे आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कह सकते हैं। एक बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। ये हमारा साथ ही जीविका भर्ती का एप्लीकेशन कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, याद रखिएगा। बीआरआईटी साथ ही क्या है, बीआरआईटी की अगर बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। बीआरआईटी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से जो परमाणु संयंत्र है 4 वाला, इसका साथ ही कहां से, नौरोरा संयंत्र जो है उससे संबंधित है, याद रखना। अगर मैं बात करता हूं कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो साथ ही जो नहीं आता है वो आपका कैडमियम होगा, क्योंकि कैडमियम के छल को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में सबका प्रयोग किया जाता है, इसको साथ ही नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका नहीं आएगा। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी, ऊंचाई के साथ साथ दाब उसका घटता है, प्रेशर घटता है तो क्वथनांक भी घट जाएगा, याद रखना। 20 का सही जवाब हो जाएगा। एक समान ट्यूब में कौन सी गैस होती है, जो आपका समान ट्यूबलाइट होता है उसमें आर्गन होता है, उसके साथ साथ पारा का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और पारा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही आप करेंगे सी नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज की क्लास साथी यहीं तक। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अगर पसंद आई तो सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस 50 सवाल में से कितना कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच साथी, यहां तक देखने के लिए। जय हिंद।